एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर चलते हैं। इसमें हम लोग अंडरग्राउंड माइन हजार्ड के पीवाईक्यू करेंगे फ्रॉम 2010 से लेके 2025 तक। ठीक है, टोटल 35 क्वेश्चन है, तो वन शॉट में इसको खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, इन अ सेल्फ कंटेन्ड क्लोज सर्किट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। कहता है कि एक सेल्फ कंटेन्ड क्लोज सर्किट ब्रीथिंग ऑपरेटर्स है, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। गेट 2024 क्वेश्चन है। कहता है द एक्सहेल एयर इज रिलीज आउटसाइड द ऑपरेटर्स, CO2 फ्रॉम एक्सहेल एयर इज अब्सॉर्ब with a chemical, CO2 is released outside an apparatus after separating from exhaled air. The exhaled air are fully absorbed within the apparatus. तो ये एक ऑपरेटस होता है जिसका नाम है सेल्फ कंटेन्ड क्लोज सर्किट ऑपरेटस। इसका काम होता है कि जो भी CO2 एक्सहेल एयर में होता है उसको विद द हेल्प ऑफ केमिकल की मदद से उसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर बी बॉम्बे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ पर्सन एक्सपोजर टू लॉर्ड इम्पल्सिव नॉइस। कहता है यदि किसी इंसान को लॉर्ड इम्पल्सिव मतलब जहां बहुत ज्यादा नॉइज हो रही हो उस इलाके में अगर उसे छोड़ दिया जाए तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, टिनिटस। टिनिटस इज रिलेटेड टू ईयर में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, गेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सो इससे भी आप लोग एक बार देख लीजिए। जो निस्टेगमस होता है वो आई डिजीज के लिए होता है, सिडोरेसिस ड्यू टू आयरन डस्ट एंड एस्टोनेसिस ड्यू टू टिन ऑक्साइड। सो इफ अ पर्सन इज एक्सपोजर टू लॉर्ड इम्पल्सिव इट मे बी सफर फ्रॉम ईयर डिफेक्ट, उसके कान में प्रॉब्लम आ सकता है जिसको साइंटिफिक नेम दिया गया टिनिटस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, इन एन अंडरग्राउंड कोल माइंस 2 facilitates and 3 serious bodies injuries occurred during year 2022. The average daily employment is 1100 and annually work done is 300. The severity index is as per DGMS। देखिए टर्म है सेविरिटी इंडेक्स। सेविरिटी इंडेक्स डिफाइन किया जाता है, सेविरिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है 50 टाइम्स फैटलिटी प्लस a serious body injury upon total person deployed ये होता है एज पर DGMS सेविरिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। तो हमारे पास सेविरिटी इंडेक्स क्या बन गई, 50 इंटू फैसिलिटेट्स कितने परसेंट हुए 2 और सीरियस इंजरी कितने को हुई है 3। ठीक है, टोटल पर्सन कितने 1100 इंटू 300 एनुअली काम हो रही है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा परसेंटेज में आ गया। इसको अब जब सॉल्व करेंगे और इसमें एक और फैक्टर मल्टीप्लाई होता है 10⁵, सो इंटू 10⁵ भी मल्टीप्लाई होती है। सो 10⁵ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 31.21। सो सेविरिटी इंडेक्स इज 31.21। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, जिसे फॉर्मूला पता है वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो फॉर्मूला होता है सीरियस इंजरी प्लस 50 ऑफ फैसिलिटेट अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 10⁵, ये होता है सेविरिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। ठीक है,
तो जिस पर्सन को ये फॉर्मूला याद था वो इस क्वेश्चन को इजिली टैकल कर सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, एन अंडरग्राउंड कोल माइन experiences 5 serious injuries, 15 reportable injuries, and 25 minor injuries during 2020. If the average employment is 1200, then find the injury rate per 1000. देखिए कह रहा है टोटल इंजरी कितना हो गया हमारे पास, तो 5 तुम्हारा सीरियस इंजरी है, 15 तुम्हारा रिपोर्टेबल इंजरीज है और 25 तुम्हारा माइनर इंजरीज है। कितने हो गए, 15, 5, 20 और 25, 45, मतलब टोटल 45 पीपल इंजर्ड है, राइट। ठीक है, तो 45 पीपल इंजर्ड कितने में है, 1200 में, राइट। तो हमें पूछ रहा है कि 100 में कितने होंगे, तो सिंपल है क्या, जब 1200 में 45 है तो 1000 में कितना होंगे, तो 1000 अपॉन 1200 इंटू 45, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 20 से 20, 3 से 15 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 2 से 2, तो 75/2 which is equal to 37.5. So the correct answer goes for C. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। बोल रहा था कि 45% 1200 में इंजर्ड किया गया है, तो बताइए 1000% में क्या रेट होगी इंजरी का, तो 37.5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एज पर DGMS गाइडलाइंस द रिस्क स्कोर इन द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान फॉर द हजार्ड इज कंप्यूटेड एज। कहता है कि DGMS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो रिस्क स्कोर किया जाता है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। गेट 2023 का क्वेश्चन है, कहता है कंसिक्वेंसेस गुने प्रोबेबिलिटी, कंसिक्वेंसेस गुने एक्सपोजर, एक्सपोजर गुने प्रोबेबिलिटी, या फिर कंसिक्वेंसेस गुने एक्सपोजर गुने प्रोबेबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर गो फॉर डी। जो हमारा DGMS गाइडलाइंस है, जो वहाँ पे सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान्स होते हैं, वो इसी फॉर्मूला की मदद से वहाँ पे हजार्ड को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, which one of the following is not a notifiable disease as per Indian mining legislation। कहता है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज नहीं है जिसको इंडियन माइनिंग लेजिस्लेशन के द्वारा नोटिफाई किया गया है। सिलोसिस ये है, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस ये भी है, एस्बेटोस ये भी है, ये नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, राइट। निस्टेगमस आपके पास ये हमारा इंडियन माइनिंग लेजिस्लेशन में नहीं आता है। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि निस्टेगमस किसके लिए रिलेटेड है, तो आई डिजीज के लिए रिलेटेड है, तो आपको इसको याद रखिएगा। जो ये निस्टेगमस जो डिजीज होती है वो आई से रिलेटेड होती है, आई रिलेटेड डिजीज। ठीक है, तो इसे इंडियन माइंस के लेजिस्लेशन में नोटिफाई नहीं किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फिगर शोज रिप्रेजेंट्स द एनालिसिस ऑफ द गैस सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम अ सील्ड ऑफ एरिया इन कोल माइन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो बताइए इसका करेक्ट ग्राफ क्या होगा, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, सील्ड ऑफ एरिया में हमने निकाला था ये पी रहा, ये क्यू, ये आर और ये एस, तो इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए जैसे जैसे हम लोग टाइम के साथ हमारा गोफ एरिया का टाइम बढ़ेगा वैसे से मीथेन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, सो सिंपल था, इसमें आपको बताना था कि मीथेन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करके डिक्रीज करेगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और CO2 का इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है safety devices consist of two independent critical component x1 and x2. The failure of any one or both of these component are causes an accident. कहता है कि हमारे पास दो कंपोनेंट है x1 और x2। कहता है कि चाहे तो x1 फ्री फेल हो जाए या फिर x2 फेल हो जाए या फिर दोनों फेल हो जाए। यदि ये कंडीशन होता है तो हमारे पास एक्सीडेंट होने के चांसेस है। द फेलियर प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट x1 इज 0.2। x1 का जो फेल होने का कंपोनेंट है वो 0.2 है और x2 का फेल होने का कंपोनेंट कितना है? 0.1। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एक्सीडेंट इज व्हाट? तो कहता है कि बताइए कि एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी x1 0.2 है, तो नॉन फेलियर का क्या हो जाएगा? 0.8। उस तरह से दूसरा सेकंड मशीन का नॉन फेलियर का क्या हो जाएगा? 0.9। तो टोटल नॉन फेलियर चांसेस क्या है हमारे पास? 0.8 इंटू 0.9 विच इज इक्वल टू 0.72। मतलब कि टोटल जो पॉसिबिलिटी है नॉन फेलियर का वो 0.72 है। हमें क्या पूछा गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ एक्सीडेंट। सो probability of occurrence of accident क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस नॉन फेलियर which is equal to 1 minus 0.72। therefore 0.28 is a correct answer। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगना था। हमारे पास फेलियर का गिवन था x1 की 0.2 है, x2 का 0.1 है, तो नॉन फेलियर का क्या हो जाएगा? 0.8 और उस तरह से x1 का नॉन फेलियर का क्या हो जाएगा? 0.9। तो टोटल नॉन फेलियर का प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड क्या है? 0.72। therefore a probability of occurrence of accident is 1 minus non failure। therefore the correct answer is 0.28। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? इंजरी एक्सपीरियंसेस is a study in an underground coal mine with a random sample of 132 workers। total number of worker कितने हैं? total number of worker is 132। ठीक है, the result of a study दिया हुआ है कितने कितने वर्कर कहाँ पे हैं। तो रूफ बोल्ट ऑपरेटर के कारण 13 इंजर्ड है, 12 नॉन इंजर्ड, टोटल 25। लोड ऑपरेटर में 35 तुम्हारा इंजर्ड है, 72 नॉन इंजर्ड है, तो टोटल 107। टोटल वर्कर इंजर्ड 48 है और नॉन इंजर्ड में 84 है। 132 टोटल पर्सन काम कर रहे हैं। द ऑड रेशियो ऑफ एक्सपीरियंसिंग एन इंजरी बाय रूफ बोल्टर, हमें क्या निकालना है? ऑड रेशियो किसका निकालना है? इंजरी बाय रूफ बोल्टर as respected to injury by लोडर ऑपरेटर। ठीक है, तो हमें निकालना है ऑड रेशियो। ऑड रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? सो ऑड रेशियो का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इंजर्ड पर्सन ड्यू टू रूफ बोल्ट इंटू नॉन इंजर्ड पर्सन ड्यू टू लोडर divided by injured person due to loader into non-injured due to roof bolt। ये होती है ऑड रेशियो का फॉर्मूला। तो इंजर्ड ड्यू टू रूफ कितना है हमारे पास? 13। रूफ बोल्टर 13 है और नॉन इंजर्ड कितना है ड्यू टू लोडर? 72। इंजर्ड ड्यू टू लोडर कितना है? 35 और इंजर्ड ड्यू टू रूफ बोल्ट, नॉन इंजर्ड ड्यू टू रूफ बोल्ट कितना है? 12। मल्टीप्लाई कीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आई 936/420। ये हमारा ऑड रेशियो की वैल्यू आ रही है।
तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए। 936 डिवाइडेड बाई 420, सो हमारे पास वैल्यू आई 2.228। सो द करेक्ट आंसर इज 2.23। सो इसका रेंज गिवन था 2.22 से लेकर 2.25 तक। सो 2.23 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, गेट 2021 का क्वेश्चन का ऑर्डर रेशियो पूछ रखा था, इंजर्ड पर्सन ऑफ रूफ बोल्टर विथ रिस्पेक्ट टू इंजर्ड पर्सन ड्यू टू लोडर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या कहता है, a diesel loader produces 60 liter per second of exhaust fumes containing 5000 ppm of CO. The incoming air has 10 ppm of CO and the minimum amount of airflow that is needed to the loader to dilute CO to permissible level of 50 ppm. तो हमें बताना है कि Q इनपुट कितना दिया जाए सो दैट कि जो हमारा परमिसेबल लिमिट ऑफ CO है वो 50 ppm से नीचे ना जाए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, वैल्यू है, जो क्वांटिटी है वो 60 लीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ गैस ड्यू टू लोडर प्रोड्यूस क्या हो जाएगा हमारे पास 60 लीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड। राइट, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन बैलेंस करना, मास बैलेंस इक्वेशन लगाना है। मास बैलेंस इक्वेशन जो क्या होगा, इनपुट जितना आया था उतना ही कंसंट्रेशन आउटपुट पे बैलेंस होना चाहिए। तो हमारे पास लेट माना हमने क्वांटिटी क्यू माना है। ठीक है, जिसमें कि हमारे पास 10% ऑफ ppm CO था। ठीक है, उसके साथ साथ 5000 ppm CO था प्रोड्यूस हो रहा था, जिसकी रेट क्या है 0.06 है। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, और साथ में क्या है कि जो फाइनल है उसमें भी Q इंटू 0.6 का कंसंट्रेशन 0.06 का कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सॉरी, यहाँ पे Q नहीं होगा, हमारे पास जो आउटपुट में है वो तुम्हारा जो फाइनल कंसंट्रेशन है उसका 0.6% होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 इंटू 0.06% इन आउटपुट। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50 क्यूब माइनस 10 क्यूब इज इक्वल टू 0.06 5000 माइनस 50। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 40 क्यू इज इक्वल टू 0.06 इंटू 4950। So Q is equal to 0.06 into 4950 डिवाइडेड बाय 40। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आएगी 7.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 7.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। देखिए सिंपल है, इसमें क्या बोल रहा था कि जो एक मशीन चल रही है जो कि 60 लीटर पर सेकेंड एग्जॉस्ट रिलीज कर रही है, जिसका मतलब है कि वो हर एक सेकेंड 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड रिलीज कर रही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, मास कंजर्वेशन करना होता है, जितना इनपुट हो रहा है उसी कंसेंट्रेशन से आउटपुट को मैच करना होता है। तो हमने मान लिया कि Q इनपुट दे रहे हैं, तो Q इनपुट में 10% 10 ppm क्या था इनकमिंग एयर में CO प्रेजेंट था, Q इंटू 10 प्लस हमारे पास 5000 ppm CO प्रोड्यूस करी थी, ppm प्रोड्यूस हो रहा था, इसका रेट क्या है 0.06 है। ठीक है, आउटपुट साइड में क्या बोला है कि हमारा 50 ppm से नीचे नहीं जाना चाहिए, Q इंटू 50 ppm प्लस वो जो मशीन है वो पर सेकेंड 0.06 प्रोड्यूस कर रही है। अब हमें 50% से मतलब 50 ppm से नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब आउटपुट में 50 इंटू 0.6 फैक्टर आएगा। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 7.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है,
approximate analysis of a coal sample gives 2.46% moisture, 25.73% volatile matter, and 42.89% as. The volatile matter of the coal sample in percentage is what? On a dry as free, मतलब देखिए ड्राई एस फ्री कहने का मतलब क्या है? ये कंप्लीटली ड्राई है और इसमें कोई भी एस नहीं है, मतलब ये एस फ्री भी है। ठीक है, तो हमें प्रोक्सीमेट एनालिसिस करनी है। तो पता है हमें वोलेटाइल मटेरियल हमें निकालना है, वोलेटाइल मटेरियल का परसेंटेज, वोलेटाइल मैटर इसमें कितना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वोलेटाइल मैटर का परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस, क्योंकि वो ड्राई है तो मॉइस्चर फ्री है और उसमें कोई भी एस का कंटेंट नहीं होगा, तो एस भी फ्री है, इंटू 100। सिंपल। तो हमारे पास वोलेटाइल मटेरियल का परसेंटेज कितना है? 25.73 डिवाइडेड बाय 100 माइनस मॉइस्चर कितना है? 2.46 और एस का कितना है? 42.89। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 47.081। सो द करेक्ट आंसर इज 47%। ठीक है, सिंपल ही था। बस आपको पता होना चाहिए कि ड्राई एस फ्री कहने का मतलब है कि उस सैंपल में ना तो कोई मॉइस्चर बचा है, मतलब कंप्लीटली ड्राई है, तो 100 में से परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर घटा देंगे और परसेंटेज ऑफ एस का कंटेंट घटा देंगे, तो हमारे पास ड्राई एस फ्री का कंटेंट मिल जाएगा। ये जो सैंपल है वो ड्राई एस फ्री है, मतलब इसमें कोई भी एस और कोई भी मॉइस्चर नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम अ कोल सीम ऑफ माइन 1000 टन ऑफ कोल इज प्रोड्यूस पर डे। कहता है कि 1000 टन कोल पर डे प्रोड्यूस हो रही है एक माइंस में। ठीक है, द सीम हैज इनफ्लेमेबल गैस इमिशन रेट 14,000 मीटर क्यूब पर डे। रेट ऑफ इमिशन क्या है? रेट ऑफ इमिशन हमारे पास है 14,000 मीटर क्यूब पर डे। ठीक, परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस इन जनरल बॉडी इज 0.14। होता है परसेंटेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस कितना है उस जनरल बॉडी में? 0.14, राइट। तो हमें बताना है कि इस माइंस का गैसीनेस क्या है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस कितने हैं? 14,000 मीटर क्यूब पर डे, और टोटल प्रोडक्शन कितना है? 14,000। सो गैस इमिशन का रेट क्या है? रेट ऑफ गैस इमिशन, तो टोटल कितना हो रहा है? 14,000 मीटर क्यूब पर डे, और हमारे पास कोल कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 1000 टन पर डे। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 मीटर क्यूब पर टन हमारे पास गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, मतलब कि 1000 टन के प्रोडक्शन में 14,000 मीटर क्यूब पर डे गैस रिलीज हो रही थी, राइट। जिसमें से हमारे पास पर टन हमारे पास कितना प्रोडक्शन आया? 14। तो ये किस रेंज में आ रहा है? हमें पता है कि अगर गैस का प्रोडक्शन ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर टन चला जाता है तो डिग्री ऑफ गैसीनेस किस में जाता है? 3 में। हेंस द करेक्ट आंसर गोज फॉर बी। तो ये आपका डिग्री 3 गैसी माइंस है। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था। हमारे पास गिवन था कि एक माइंस में 1000 टन पर डे कोयला प्रोड्यूस हो रहा है, रेट ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस का एमिशन दे रखा 14,000, मतलब कि 1000 टन में 14,000 मीटर क्यूब पर डे गैस रिलीज हो रही है। तो पर टन कितने हमारे पास आया? पर टन आया 14 मीटर क्यूब पर टन गैस रिलीज हो रही है, जो कि
ग्रेटर देन 10 मीटर क्यूब पर टन है, देयरफॉर इट्स बिलोंग्स टू डिग्री फ्री माइंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, अ पैनल इन कोल माइन प्रोड्यूसेस 400 टन पर डे। देखिए सिंपल है, प्रोडक्शन कितना है 400 टन पर डे, उसी से मिलता जुलता सवाल है। कहता है द नंबर ऑफ पर्सन डिप्लॉयड इन ईच थ्री शिफ्ट इज 110, 130 एंड 120 एज पर सीएमआर मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज व्हाट। देखिए सीएमआर के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि पर टन 2.5 मीटर क्यूब कोल रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए 2.5 मीटर क्यूब पर टन। तो टोटल कितने हमारे पास है 400 टन कोल है, तो उसमें कितना गैस हमें चाहिए, पॉइंट से 10 नीचे आया, 10 से 0 करके 100,000, यानी हमें 1000 मीटर क्यूब टोटल गैस चाहिए, इसके लिए कोल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं पर्सन। सो लार्जेस्ट शिफ्ट में मैक्सिमम पर्सन कितने 130, सो हर एक पर्सन के लिए 6 मीटर क्यूब एज पर सीएमआर डिफाइन किया गया है। सो फॉर 130 पर्सन कितना हो जाएगा 780 मीटर क्यूब गैस चाहिए। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, कोल को कितना अमाउंट ऑफ गैस चाहिए और पर्सन को कितना चाहिए, ये पर टोटल पर्सन के लिए है, राइट, ये टोटल कोल के लिए है। तो इनमें से जो भी मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ऑफ बोथ, मतलब बोथ दोनों में से जो मैक्सिमम होता है वो मिनिमम उतना गैस हमें उस माइंस में प्रोड्यूस, तो उस माइंस में सेंड करना होगा। तो हमारे पास इसका जो दोनों में से मैक्सिमम कौन है 1000 मीटर क्यूब। सो द करेक्ट आंसर इज 1000 मीटर क्यूब। समझे, तो ये सीएमआर का गाइडलाइंस है कि हर एक पर्सन को 6 मीटर क्यूब पर मिनट उसको एयर मिलना चाहिए। और सीएमआर के जो कोल के लिए है वो ये रहा कि 2.5 मीटर क्यूब पर टन अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारे पास 4000 टन था, उसके लिए 1000 मीटर क्यूब गैस चाहिए, और 130 पर्सन थे, उसके लिए 780 मीटर क्यूब गैस चाहिए था। तो जो लार्जेस्ट होता है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, हेंस द करेक्ट आंसर इज 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि द रिजल्ट ऑफ द क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट फॉर कोल ए बी आर शोन इन फिगर। सो बताइए इसमें करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए कहता है कोल ए इज मोर प्रोन टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग देन कोल बी, कोल बी इज मोर प्रोन टू स्पॉन्टेनियस देन ए, कोल ए इज मोर प्रोन टू कोल डस्ट एक्सप्लोजिव एंड कोल बी इज मोस्ट प्रोन टू कोल डस्ट एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो कुछ कुछ कंपेरिजन दे रखा है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो हमारे पास जो ये डॉटेड वाला है वो बी है, और ये जो नॉर्मल है वो ए है, और ये हमारा फर्नेस का लाइन दे रखी है, राइट। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए जो हमारा बी है ये हमारा फर्नेस का वो है, तो जो हमारा बी पॉइंट है वो इस टेम्परेचर पे कट कर रहा है। मतलब कि अगर हम सेम टेम्परेचर की लाइन प्रोफाइल बनाएं सेम आफ्टर सम टाइम, तो सपोज 120 मिनट के बाद क्या हो रहा है, जो हमारा बी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, जो फर्नेस टेम्परेचर, जो एक तरह से बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस हीटिंग के टेम्परेचर को क्रॉस कर रहा है, वेरेज ए पॉइंट कुछ देर के बाद कर रहा है। इससे क्या हमें समझ में आ रहा है कि जो बी पॉइंट है, जो बी कर्व है, वो क्या है, मोर स्पॉन्टेनियस हीटिंग उसके पास है एज कंपेयर टू ए, देयरफॉर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें आपको देखना था कि जो फर्नेस का कर्व है उसको पहले कौन इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ गिवन टाइम। तो सबसे पहले उसको बी इंटरसेक्ट कर रही थी, इसलिए कोल बी इज अ मोर प्रोन टू स्पॉन्टेनियस हीटिंग देन कोल ए, देयरफॉर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस टाइप का। सो पीवाई की काफी इंपॉर्टेंस होती है, ये 2017 में है, और इसी से मिलता जुलता ऑड रेशियो वाला क्वेश्चन हमने देखा था। एक और क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने क्या देखा, जो ऑड रेशियो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्या पूछा है,
ऑड रेशियो फॉर यंगर एज ग्रुप कंपेयर टू ओल्डर, यंगर एज ग्रुप को ओल्डर एज ग्रुप के साथ हमें कंपेयर करके बताना है। ठीक है, तो सिंपल है, हमें पता है ऑड रेशियो क्या, यंगर ग्रुप को कंपेयर करना, तो सबसे पहले हम लेंगे नंबर ऑफ इंजर्ड पर्सन इन यंगर 20 एंड नंबर ऑफ नॉन इंजर्ड पर्सन इन ओल्ड एज, तो 320। फिर नीचे ओल्डर एज ग्रुप से मैच करना है, तो इंजर्ड पर्सन इन ओल्ड ग्रुप और नॉन इंजर्ड पर्सन इन यंगर ग्रुप 130। सो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 20 इंटू 320, 30 इंटू 130। तो इसको डिवाइड दीजिए, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 10 10 0 0। सो द वैल्यू इज 64 डिवाइड बाय 39। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो हमारे पास ऑड रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है, 1.64। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन 2019 से 2020 में रिपीट हुआ है। सो पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑड रेशियो कंसेप्ट समझ में आया, जिसको पूछा गया विथ रिस्पेक्ट टू दैट वन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यंगर एज ग्रुप को ओल्डर एज ग्रुप के साथ पूछ रखा था, तो यंगर एज ग्रुप का हम लोग लिखते हैं इंजर्ड पर्सन इनटू नॉन इंजर्ड पर्सन ऑफ ओल्ड एज। नीचे क्या कहते हैं, इंजर्ड पर्सन ऑफ ओल्ड एज इनटू नॉन इंजर्ड पर्सन ऑफ यंग एज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ओल्ड रेशियो की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन a driller wearing person protective equipment was going to workplace along traveling roadways. A piece of rock fell down from the roof and hit the person on head causing serious injury। कह रहा था कि एक पर्सन है, वो क्या है, अपना कैप पहनते हुए माइंस के अंदर जा रहा था, ऊपर से क्या हुआ कि एक रॉक का टुकड़ा के इसके हेड पे लगता है और उसको हेड में सीरियस इंजरी हो जाती है। सो इसका क्या कॉज था, द कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज अनसेफ कंडीशन ऑफ माइनिंग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या था, डी, जॉब स्ट्रेस हो नहीं सकता, अनसेफ एक्ट ऑफ ड्रिलर नहीं, अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन ये दोनों नहीं हो सकता, तो सिर्फ अनसेफ कंडीशन इज अ करेक्ट आंसर, देयरफॉर डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल है, कहता है एन अंडरग्राउंड कोल माइन employing 1200 person experienced 2 fatal injury, 6 serious injury, 8 reportable injury। सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन 2024 में भी आ चुका है। तो टोटल पर्सन कितना है, 1200 पर्सन में कितना इंजरी हो चुकी है, 2 + 6 + 8, मतलब टोटल 16 पर्सन इंजर्ड हो चुके हैं। कितने में, 1200 में, तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 1000 में कितना हो जाएगा, सिंपल है, 1200 में 16 पर्सन है, तो 1000 में कितना हो जाएगा, तो 1000 अपॉन 1200 इंटू 16। सो इसको सॉल्व कीजिए, 2 0 से 2 0 और 4 से 16, 4 3 से 12, यहाँ बन गया 40/3 विच इज इक्वल टू 13.3। सो हमारे पास टोटल इंजरी रेट क्या आ गया, इंजरी रेट इज 13.3। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था, यूनिटरी मेथड लगाना था। ये सेम क्वेश्चन रिपीट, सेम पैटर्न क्वेश्चन रिपीट हुआ 2024 में। सो पीवाईक्यू काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द इनटेक एयर कंटेनिंग 0.2% मीथेन enter in section of underground mines where emission rate of methane is 0.05 meter cube per second, assuming that threshold limit of methane is 1.25%, the minimum quantity, so let minimum quantity q quantity be q meter cube per second। ठीक है,
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मास कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Q इंटू, इसमें कितना परसेंट मीथेन कंसेंट्रेशन है, 0.2%, ठीक है। और 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड रिलीज हो रही है, और फाइनल कितना होना चाहिए हमारे पास, 1.25%, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, Q 0.2 राइट अपॉन 100 is equal to Q into 1.25 by 100 माइनस 0.05, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q इंटू 1.25 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.05। तो यहाँ से हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाय 1.05। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4.71। So the required amount of input air is Q is equal to 4.71 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। सिंपल होता है, इस तरह का क्वेश्चन 2023 में 2024 में आ चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट के दोनों में मास कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि Q इनपुट जा रही है, जिसमें 0.2% हमारे पास मीथेन कंसेंट्रेशन था, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकंड रिलीज हो रही थी, और फाइनल थ्रेशोल्ड 1.25% ज्यादा नहीं होना चाहिए, Q में 1.25% ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास Q की वैल्यू आ गई 4.71। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इन सेल्फ कंटेन्ड केमिकल ऑक्सीजन सेल्फ रेस्क्यूअर, ठीक है, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, कहता है कि जो ऑपरेटस है इसमें ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस होता है इस ऑपरेटस के अंदर। तो देखिए, जो ऑपरेटस है सेल्फ कंटेन्ड, इसके अंदर पोटेशियम परऑक्साइड प्रेजेंट होता है, और पोटेशियम परऑक्साइड ही एयर से रिएक्ट करने के बाद ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। सो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था, आपको पता है तो सही होगा, अदरवाइज गलत हो सकता है। सो देयरफॉर पोटेशियम परमैंगनेट एयर से रिएक्ट करके हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, an illumination sources shown in figure emitted equally light in all direction at point A on the floor, and the illumination is 5 lux, and the illumination at point B on the floor is what। देखिए, तो ये हमारा हो गया 5 मीटर। कहता है कि इस पॉइंट से हमारे पास जो सोर्स है वो 5 लक्स रिलीज कर रहा है, तो पूछ रहा है कि बी पॉइंट पे क्या पहुंचेगा। तो सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आई नोट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एन इल्यूमिनस sources shown in figure emit light equally in all direction at point A on the floor. The illuminance is 5A for point A. Find the illuminance at point B. देखिए, तो हमें पता है क्या, illuminance is equal to, फॉर्मूला क्या होता है, I नॉट cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो एट पॉइंट ए पॉइंट के लिए क्या है, थीटा एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक। एंड आर डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या गिवन है, 5, आई नॉट की वैल्यू निकालना है, cos 0 वैल्यू 1 होती है, अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 9। तो देयरफॉर आई नॉट की वैल्यू क्या हो गया 45। सिमिलरली पॉइंट बी के लिए निकालिए, तो ए बी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस थीटा बी अपॉन आर स्क्वायर। सो पॉइंट बी के लिए आर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास
कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ये थीटा अपना तो 3/5, ठीक है, ये 5 हो गई। सो वैल्यू पुट करते हैं, तो EV इज इक्वल टू I0 की वैल्यू 45 और कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 और आर स्क्वायर की वैल्यू 5, तो ये 5 हो गई। तो 5 का स्क्वायर तो 25 कितना हो गया 45 इंटू 3 डिवाइड बाय 125, तो 5 3 जो 15, 135 डिवाइड बाय 125 सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास वैल्यू आएगी 1.08 विच इज नियरली 1.1, इज द करेक्ट आंसर इज 1.1। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गैस मिक्सचर कंटेन CH4, C2H6 and H2 with respective concentration 25%, 15% and 10%. Lower explosibility limit of methane, C2H6 and H2 are given and then the final simple, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन V1 upon X1, V2 upon X2 and V3 upon X3। ठीक, तो लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट क्या होगा, V1 V2 V3 जो कि 100% हो गई अपॉन V1 अपॉन X1, तो V1 25 है, X1 क्या है 5 प्लस V2 कितना है 15, X2 कितना है 3.3, नेक्स्ट V3 कितनी है 10 और X3 कितनी है 4.2। सिंपल, इसको सॉल्व कीजिए, 100 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 150/33 प्लस 100/42। ठीक, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 100 डिवाइडेड बाय 15 प्लस, तो इसको सिंप्लीफाई की तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 100 अपॉन 21.92, इसको डिवाइड दीजिए 100 डिवाइडेड बाय 21.92, क्या वैल्यू आती है 4.56। दिस इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, ये हर साल क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट निकालने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोल रहा है एन अंडरग्राउंड कोल माइल पैनल प्रोड्यूसेस 520 टन पर डे, डिप्लॉइंग person 220, 200 and 192% in 3 shift as per CMR the minimum quantity of air should be delivered। देखिए सेम क्वेश्चन 2022 में सेम पैटर्न पे 2024 में क्वेश्चन आ चुके हैं। सिंपल है, हमने पढ़ रखा है अकॉर्डिंग टू CMR पर टन के लिए हमें चाहिए 2.5 मीटर क्यूब ऑफ गैस एंड फॉर ईच पर्सन हमें कितना गैस चाहिए 6 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक, तो सिंपल, जो दोनों में से मैक्सिमम होगा उसको हम लोग रख लेंगे। तो हमारे पास 520 टन कोल प्रोड्यूस हो रही है, इसके अकॉर्डिंग कितना वैल्यू होगी, तो 520 डिवाइड बाय 2.5, 520 डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1300 मीटर क्यूब। ठीक है, अब पर्सन के लिए देख लेते हैं, तो ये तो हमारे पास कोल के लिए था। अब पर्सन के लिए तो मैक्सिमम शिफ्ट में कौन सा कितना काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम है 220%, और ईच पर्सन के लिए 6 मीटर क्यूब चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए 220 इंटू 6, 220 इंटू 6 दैट इज 1320। तो दोनों में से जो मैक्सिमम है वो हमें उसको अंदर माइनस के अंदर वेंटिलेट करना पड़ेगा, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर इज 1320। सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोल के लिए 2.5 मीटर क्यूब पर टन और ईच पर्सन के लिए 6 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो आउट ऑफ दोनों में से जो मैक्सिमम होता है उसको हम लोग
हाँ, गैस को वेंटिलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, इन द कोवर्ट फ्लेमेट्री डायग्राम द परसेंटेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन। देखिए क्या, तो सिंपल है, जो मीथेन का परसेंटेज होता है फॉर फ्लेमेबिलिटी लिमिट, जहां पे वो ये कर्व बनती है, ये कर्व, ये पॉइंट होता है हमारे पास 5.8 और ये कर्व होती है 12.1। तो वही पूछ रहा है कि ऑक्सीजन और मीथेन का वो पॉइंट बताइए जहां पे इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास 5.8 एंड 12.1 होती है। एक डेटा और इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा कि जो मीथेन का फ्लेमेबिलिटी लिमिट होती है वो होती है 5.4 से 14.8 तक। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो इस डेटा को याद रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अ माइन वर्कर इनहेल नॉर्मल एयर वेयर एज एक्सहेल एयर कंटेनिंग 16.65% ऑफ O2 एंड 3.83% ऑफ CO2। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, तो हमें पता है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस अपॉन O2 कंज्यूम। ठीक है, तो CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 3.83। CO2 प्रोड्यूस कितना हो रहा है हमारे पास 3.83%। और O2 कंज्यूम कितना हुआ, O2 कितना था 20.95, उसमें से हमें रिलीज कितना रिटर्निंग में क्या मिल रहा है 16.65। सो ये हमारा RQ हो गया। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3.83 डिवाइडेड बाय 0.34, 4.30। सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपके पास वैल्यू आएगी 0.89। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड इज नॉट रिलेटेड टू। देखिए, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि स्टार्टिंग से लेके व्हेन द माइन इज रेडी फॉर सेलिंग, उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जैसे कि मतलब कोल का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कोल का इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इन जनरली 6 मंथ या फिर 9 मंथ होती है। ठीक है, मतलब कि ऑटोमेटिक क्या होता है कि फायर कैच हो जाती है, फायर कैच कर लेता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो बोल रहे इसमें से कौन सा, किसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड मतलब रिलेटेड नहीं है। तो क्रॉसिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल, ये तो ऑब्वियसली इंक्यूबेशन पीरियड से पैनल साइज, इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से हम लोग पैनल साइज डिसाइड करते हैं, सो दैट कि विद इन 9 to 6 मंथ हम उसको अच्छे से कर सकें। कोल थिकनेस भी उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। एक्सपोजिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम बोल रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड इज नॉट रिलेटेड टू। इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जैसे कि कोल इज ऑन अ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो स्टार्टिंग से लेके जब कोल स्पॉन्टेनियस हीटिंग पे आ जाती है उस टाइम पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें कौन सा टर्म उससे रिलेटेड नहीं है। क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ कोल ऑब्वियसली रिलेटेड है। पैनल साइज, इंक्यूबेशन पीरियड को देख के पैनल साइज डिसाइड करते हैं। सेम की थिकनेस उसी के हिसाब से होती है। एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ कोल डस्ट इज नॉट रिलेटेड टू इंक्यूबेशन पीरियड, हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है in an experiment to study coal dust explosivity, it is found that at least 3 gram of limestone dust should be added to sample of 2 gram coal dust to ensure propagation of flame does not take place. So the explosivity factor of the coal dust is what? तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या पूछ रहा है कि जो लाइमस्टोन डस्ट का जो वेट दे रखा है वो 3 ग्राम है और कंबस्टेबल कंटेंट जो कि कोल डस्ट है वो 2 ग्राम है। तो जो एक्सप्लोजिबिलिटी फैक्टर होती है वो क्या होती है, एक्सप्लोजिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू
inert content upon combustible, inert content upon combustible content। तो इनर्ट कितना हमारे पास है 3 ग्राम और कंबस्टिबल कितना 2 ग्राम, तो हमारे पास एक्सप्लोसिविटी फैक्टर क्या आ गया 1.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैच द कॉलम है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2013 में आ चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं। हमारे पास है ड्रैगर BG4, फिर है MSA IW65, फिर है ड्रैगर परम्यूटर एंड अगला है ऑब्जी बुक्स। तो बताइए इसका क्या काम है, कौन सा रेस्क्यू ऑपरेटर्स कहाँ पे यूज होता है। तो जो सबसे पहला है पी नंबर, जो कि हमारा ड्रैगर BG4 है, वो एक सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग ऑपरेटर है। पी का 3, सो ये खत्म और ये खत्म। क्यू का क्या है, जो MSA मिथेनोमीटर है उसमें वो क्या है ओपन सर्किट केमिकल ऑक्सीजन सेल्फ रेस्क्यूअर है। एक सेकेंड, मिथे MSA आपका जो है वो है फिल्टर टाइप है। सो क्यू का 2, ठीक है। और ड्रैगर पल्मिटोर आपका है रेस्क्यूटेशन ऑपरेटर, सो आर का 4 एंड ऑक्सीबुक्स आपका है ओपन सर्किट, सो देयरफॉर सी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेमोराइज करना होगा। ये ऑपरेटर्स और उसकी फंक्शंस, ये पहले पूछा जाता था, अब इसकी फ्रिक्वेंसी कम गई है, वो इतना ज्यादा आता नहीं है, लेकिन हाँ पहले इसके क्वेश्चन आते थे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन और देखिए, ये 2012 में आ चुका है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। कहता है कि ब्लैक डैम क्या होती है, फायर डैम क्या होती है, स्टिंग डैम क्या होती है। तो यदि आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो आपको पता होगा कि ब्लैक डैम एक्सेस ऑफ N2 एंड CO2 का मिक्सचर को ब्लैक डैम बोलते हैं। ठीक है, स्टिंग डैम H2S को गैस की कंसंट्रेशन को स्टिंग डैम बोलते हैं। तो पी का टू, ठीक है। आर का 4, सी ऑप्शन। क्यू का 1, ये आपका वाइट डैम, और CH4 को फायर डैम बोलते हैं, देयरफॉर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ड्रैगर गैस मास्क डज नॉट फिल्टर। कहता है कि जो ड्रैगर गैस मास्क है वो क्या फिल्टर नहीं करता। वाटर को फिल्टर करता है, यस। कार्बन मोनोऑक्साइड फिल्टर करता है, यस। कार्बन डाइऑक्साइड फिल्टर करता है, यस। नाइट्रोजन को फिल्म को फिल्टर नहीं करता। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है caused by data injuries of underground coal mines of 5-year period is given। ठीक है, the cumulative probability of injury due to fall roof and fall of person is what। कह रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी बताइए फॉल रूफ एंड फॉल ऑफ पर्सन का। तो फॉल ऑफ रूफ कितना 27 और फॉल ऑफ पर्सन कितना 22। सो टोटल पर्सन कितने हो गए हमारे पास, टोटल पर्सन 27, 22, 17, 5 एंड 4 विच इज 75। ठीक है, इन दो क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, जो कि इंजरी भी है और ड्यू टू फॉल रूफ और फॉल ऑफ पर्सन भी है। तो कितने हैं 27 प्लस 22, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 22 प्लस 27 अपॉन टोटल स्ट्रेंथ 75। सिंप्लीफाई कीजिए, हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आ रही है 0.65। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, क्लास 10th लेवल क्वेश्चन था। इस क्राइटेरिया के लिए टोटल इतने लोग थे, टोटल पर्सन 25% है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इस इवेंट का, तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0.65 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निस्टेमेगस इज अ माइनर डिजीज एसोसिएटेड विथ। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2022 2024 में क्वेश्चन देखा गया है। तो बोल रहा है कि निस्टेमेगस जो डिजीज है माइंस में जो होता है वो किसके कारण होती है। यदि आपको पता हो तो ये इजी है। तो ये डिजीज आपको आई से रिलेटेड है, मतलब सी इज करेक्ट आंसर।
अगर आप डीम लाइट में काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको ड्यू टू लाइट, अगर आप डीम लाइट में वहाँ पे वर्क कर रहे हो बहुत लंबे समय के लिए, तो आपको आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए जो टर्म डिफाइन किया गया उसे बोलते हैं निस्टेगमस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एयर सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम इनटेक एंड द रिटर्न गैसेस retreating long wall phase so methane concentration values 0.1% and 0.8%। मतलब क्या कि इनटेक में हमारे पास जो कंसंट्रेशन दे रखा है मीथेन गैस की, वो दे रखी है 0.1%। ठीक है, और रिटर्न में क्या दे रखी है 0.8%। ठीक है, द प्रोडक्शन फ्रॉम द लॉन्ग वॉल इज 2000 पर टन, 2000 टन पर डे प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है, एंड द एयर क्वालिटी इज सर्कुलेटेड इज 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना क्वांटिटीज को फ्लो हो रहा है। द रेट ऑफ मिथेन इमिशन इन मीटर क्यूब पर टन इज व्हाट, सिंपल है, क्या बोल रहा है कि क्वांटिटी कितना फ्लो कर रहा है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, इनटेक में क्या है 0.1% और रिटर्न में क्या है 0.8%। सो नेट मीथेन का प्रोडक्शन क्या हो रहा है 0.8 इंटू 0.7, इतना क्या हो रहा है मीटर क्यूब पर सेकेंड हो रहा है। और हमें क्या चाहिए एक दिन का, तो पर सेकेंड के लिए हो गया, ये हो गया 1 मिनट के लिए, ये हो गया 1 आवर के लिए, और ये हो गया 1 दिन के लिए। तो टोटल गैस कितना रिलीज हो गया, टोटल गैस प्रोड्यूस हो गया हमारे पास 9072 मीटर क्यूब पर डे, इतना गैस रिलीज हो रहा है। और कोल प्रोडक्शन कितना है टोटल हमारे पास 2000 टन पर डे। ठीक है, तो इमिशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इमिशन इज 9072 अपॉन 2000 टन। सो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 4.5 मीटर क्यूब पर टन गैस इमिशन हो रही है। सो डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल था, आपके पास इनटेक की वैल्यू दे रखी थी, रिटर्न की वैल्यू दे रखी थी, टोटल कोल प्रोडक्शन दे रखा था, क्यू का रेट दे रखा था 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड से फ्लो हो रही है, तो उसमें कितना नेट मीथेन का कंसेंट्रेशन था 0.7% नेट हो गया। ये हो गया 1 आवर के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 आवर के लिए, ये टोटल 1 डेज के लिए। तो 1 डेज में टोटल जो गैस का इमिशन हो रही थी वो 9072 मीटर की हो रही थी, कोल प्रोडक्शन 2000 हो रही थी, देयरफॉर इमिशन क्या हो गया हमारे पास 4.5 मीटर क्यूब पर टन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या है, approximate analysis of 50 gram of whole sample, moisture 0.8 gram, as 7.85 gram, volatile material 15.9 gram, the fixed carbon percentage on dry as previous। देखिए सेम कंसेप्ट 2022 और 2024 में पूछा गया है। इसमें क्या है बोल रहा है कि परसेंटेज ऑन ड्राई एस फ्री, मतलब कि ना तो उसमें कोई मॉइस्चर है ना ही उसमें कोई एस है, मतलब वो फ्री फ्रॉम एस है। ठीक है, तो बताइए इसमें फ्री कार्बन क्या होगा, फ्री कार्बन परसेंटेज कितना होगा। तो सिंपल है, कैसे कीजिएगा, देखिए तो देखिए हमारे पास सैंपल क्या था 50 ग्राम का था, जिसमें कि मॉइस्चर 80 ग्राम है, मतलब टोटल कितना परसेंट मॉइस्चर है, मॉइस्चर हमारे पास 1.6% है। ठीक, एस का कंटेंट कितना हमारे पास है 17.5%। एस आपका हो जाएगा, एक सेकेंड लेट मी कन्वर्ट इन परसेंटेज, एंड द एस इज 15.7%। एस का कंसेंट्रेशन कितना 15.7%। अब वोलेटाइल मेटेरियल कंसेंट्रेशन कितना 31.8%। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर एंड एस, तो उसमें कार्बन का क्या परसेंटेज होगा, परसेंटेज फ्री कार्बन क्या होगा। तो सबसे में हमने पढ़ रखा है वोलेटाइल मेटेरियल का परसेंटेज क्या होता है, वोलेटाइल मेटेरियल परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज फ्री फ्रॉम ड्राई एंड परसेंटेज फ्री फ्रॉम एस, सिंपल।
तो वोलेटाइल मटेरियल का कितना परसेंटेज दे रखा है 31.8% अपॉन 100 माइनस 1.6 माइनस 15.7, तो ये हमारा वोलेटाइल मटेरियल का परसेंटेज आ रहा है। तो वोलेटाइल मटेरियल का परसेंटेज कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वोलेटाइल मटेरियल का जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 38.45%। 38.45%। तो फ्री कार्बन कितना हो जाएगा 100 माइनस वोलेटाइल मटेरियल, सो नियरली 61.55%. So the correct answer goes for B बॉम्बे, क्योंकि यही सबसे क्लोज है। Therefore B is the correct answer. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। कहता है टॉक्सिक गैस फ्लो इन माइन वर्किंग एरियाज एट अ रेट ऑफ 2.52। ठीक, सो इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक टॉक्सिक गैस फ्लो इनटू अ माइन वर्किंग प्लेस एट अ रेट ऑफ 2.52 meter cube per minute. The concentration of gas in intake air is 0.25, the minimum quantity of air intake, so the required gas not exceed 1% limit. सिंपल है, मास कंजर्वेशन लगाएंगे, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, दोनों तरफ कंसेंट्रेशन को इक्वेट करेंगे। तो हमने मान लिया कि क्यू अमाउंट ऑफ गैस हम लोग फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मीथेन का कंसेंट्रेशन कितनी है, अब 0.25%। ठीक है, इमिशन कितनी हो रही है 2.52, विच इज इक्वल टू जो हमारे थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 1%। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या हो जाएगा Q इंटू 1 माइनस 0.25/100 इज इक्वल टू 2.52। तो Q इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाय 0.75, so Q is equal to 333 meter cube per second. Therefore D is the correct answer. I hope ये सीरीज हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले क्वेश्चन अगले सीरीज के लिए बने रहिए। चलिए।